हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जियोपोल आईएएस में। और ये सीरीज चल रही है आंसर राइटिंग सीरीज। और इस सीरीज के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं एथिक्स की आंसर राइटिंग की। जैसे कि आपको मालूम है, मेंस का जो जीएस, जब मेंस में जीएस 4 जो होता है वो एथिक्स, एप्टीट्यूड और इंटीग्रिटी का पेपर है। और उसमें जो एथिक्स, जिसको हम लोग नॉर्मली एथिक्स बोलते हैं, वो एथिक्स का पेपर है। उसमें आंसर राइटिंग का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप विदाउट नोइंग आंसर राइटिंग यू कांट डू गुड इन एथिक्स पेपर। ठीक है, तो एथिक्स पेपर के लिए आपको यू हैव टू नो हाउ टू डू आंसर राइटिंग। और ये एक एथिक्स में खासकर, इस पेपर में खासकर, आंसर राइटिंग एक टाइप की आर्ट बन के उभरी है। आर्ट बन के उभरी से मेरा मतलब है कि इसमें क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की। बहुत ज्यादा डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है। सिंपल जो मेन मेन टर्म्स आपके सिलेबस में दिए हैं, इफ यू नो दैट टर्म्स, इफ यू नो द डेफिनेशन ऑफ दैट टर्म, दैट इज मोर देन इनफ। उसके अलावा जो छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, और लास्ट में जो सिटीजन चार्टर्स, वर्क कल्चर, ये सब का थोड़ी बहुत थ्योरी है, वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मेन मार्क्स दिलाने में जो मेन चीज है वो होती है आंसर राइटिंग। तो एथिक्स जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ यू आर एमिंग फॉर राइटिंग मेंस। तो यहाँ पे अगर आप अच्छा कर लेते हो तो आपको यू विल गेट मोर देन 120 मार्क्स, which is more than you can get in an एनी अदर पेपर। किसी और पेपर कंपैरिजन, जीएस की बात करूं, जीएस के जो बाकी के 3 पेपर है उनके कंपैरिजन में हियर यू कैन गेट मोर मार्क्स एज कम्पेयर टू अदर 3 जीएस पेपर्स। तो इसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आपने जीएस 2024 का जो मेंस हुआ था उसके पेपर को हम लोग ने लिया है और उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन और लेके आया हूँ। इसके ही इस क्वेश्चन के बेसिस पे मैं आपसे आंसर राइटिंग डिस्कस करूंगा कि कैसे। पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या है, फिर देखेंगे इस क्वेश्चन का कंटेंट बनाएंगे। कंटेंट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे कि क्या कहते हैं इसका आंसर में कैसे लिख लोगे। फॉर एग्जाम्पल, सोल ऑफ द न्यू लॉ भारतीय न्याय संहिता इज जस्टिस, इक्वालिटी एंड इम्पार्शियलिटी बेस्ड ऑन इंडियन कल्चर एंड इथोस, डिस्कस इन द लाइट ऑफ मेजर शिफ्ट फ्रॉम द डॉक्ट्रिन ऑफ पनिशमेंट टू जस्टिस इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपको थोड़ी बहुत जीएस की, मतलब करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए। वो ये है कि अभी रिसेंटली, पहले इंडिया में एक क्रिमिनल लॉ था जिसका नाम था इंडियन पीनल कोड। जो आप क्राइम करते हो उस पर क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो उसके अंदर दी गई थी। वो कॉलोनियल एरिया का लॉ था, बहुत पुराना लॉ था, 1860 में बना था। उसको रिप्लेस किया गया है इस नए लॉ से, भारतीय न्याय संहिता। तो ये नया लॉ लाया गया है पुराने लॉ को रिप्लेस करने के लिए। तो ये आपको जानना पड़ेगा। ये करंट अफेयर की नॉलेज है जो आपको नॉर्मली, अगर आप सिविल सर्विस दे रहे हो तो आपको इतना मालूम ही होगा। तो ये एक रिसेंट चेंज हुआ है और इसी को पूछा गया है। अब यहाँ पे खास बात क्या है कि इन्होंने ये बोला है कि जो सोल है इस भारतीय न्याय संहिता की, वो जस्टिस, इक्वालिटी और इम्पार्शियलिटी है, जो कि इंडियन कल्चर और इंडियन इथोस के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब जो उसके ऊपर बेस्ड है। कल्चर क्या मतलब, इंडिया की संस्कृति, इथियोस क्या है, एक बिलीफ सिस्टम जो इंडिया में एग्जिस्ट करता है, जो इंडियन सोसाइटी होल्ड करती है। तो ये उस इंडियन कल्चर और इंडियन इथोस के ऊपर ही का जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, इम्पार्शियलिटी, जस्टिस और इक्वालिटी की, ये उसके ऊपर बेस्ड है। अब यहाँ पे मैं आंसर राइटिंग के लिए जब आपसे बोलूंगा आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ये आंसर लिखने के लिए आपको भारतीय न्याय संहिता के बारे में बहुत बड़ी डिटेल्ड नॉलेज होना जरूरी नहीं है। आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो, आप काम चला लोगे। डिटेल नॉलेज का मतलब कि आपको जो इतना लॉयर जितना जानता है, या फिर एक लॉ ऑप्शनल वाला स्टूडेंट जितना जानता है, उतनी आपको जानकारी नहीं चाहिए। इनफैक्ट जीएस के लिए भी जो जानकारी, जो जीएस के लिए जो नॉलेज होती है, इस अगर सपोज कर लो आपका पॉलिटी में जो पेपर 2 है, वहां पे बीएनएस के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, सेम क्वेश्चन आ जाए कि हाउ बीएनएस सिग्निफाई, हाउ बीएनएस रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, इम्पार्शियलिटी एंड जस्टिस, तो आपको थोड़े से प्रोविजंस वगैरह लिखने पड़ेंगे, सेक्शन वगैरह लिखने पड़ेंगे। पर यहाँ पे आंसर राइटिंग की इंपॉर्टेंस ये है कि आपको उतना भी नहीं जरूरत है। अगर आपको एक ओवरऑल व्यू पता है कि कैसे बीएनएस क्या है, और उसमें जस्टिस का एक एग्जाम्पल, इम्पार्शियलिटी का एक एग्जाम्पल, आपको इक्वालिटी का एग्जाम्पल अगर आपको पता है, तो आप सिंपली बहुत अच्छा आंसर बना सकते हो। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो भारतीय न्याय संहिता की सोल है वो जस्टिस, इक्वालिटी और इम्पार्शियलिटी है, जो कि इंडियन कल्चर और इथोस पे बेस्ड है। इस स्टेटमेंट को हम लोग को डिस्कस करना है
इन द लाइट ऑफ अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम द डॉक्ट्रिन ऑफ पनिशमेंट टू जस्टिस इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट, कि कैसे जो आईपीसी था उसका फोकस पनिशमेंट के ऊपर था और आपका जो बीएनएस है इसका फोकस जस्टिस के ऊपर है। तो हम लोग को ये फोकस करना है कि जो जो क्रिमिनल लॉ चेंज हुआ है फ्रॉम आईपीसी टू बीएनएस, तो वहां पे जो फोकस है वो पनिशमेंट से जस्टिस की तरफ कैसे टिल्ट हुआ है। केवल इतना ही जानना है, मतलब केवल इतना ही लिखना है हम लोग को। 2 पेज मिलेंगे आपको, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपका आंसर बनके, तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बीएनएस की बहुत डिटेल्ड नॉलेज होना जरूरी नहीं है, वो लॉ वाला स्टूडेंट जानेगा। आपको कुछ नहीं, आपको 2 पेज लिखने के लिए बहुत ओवरव्यू चाहिए बीएनएस का। तो यहाँ पे आपकी आंसर राइटिंग जो है वो बहुत, इट्स होल्ड अ की टू योर सक्सेस। तो चलिए इसी को शुरू करते हैं। पहले हम अपना कंटेंट बनाते हैं कि बीएनएस के बारे में थोड़ा सा जान ली। जो मैंने आपको बता दिया 1860 का जो आईपीसी का लॉ था उसको ये चेंज किया है बीएनएस ने अभी, ठीक है। और इस ये डिजाइन किया गया है पूरा लॉ आपका जस्टिस, इम्पार्शियलिटी और इक्वालिटी की वैल्यूज का अराउंड, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है और ये इंडियन कल्चर की भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। आप कैसे, अब यहाँ पे मान लीजिए जैसे 3 वैल्यूज की बात करी गई है, जस्टिस, जिसको इंडिया में क्या बोला जाता है, न्याय। तो जस्टिस आपको इंडियन कल्चर में कैसे देखने को मिलेगा और बीएनएस में कैसे देखने को मिलेगा। ये इंडियन कल्चर है, मतलब कैसे इंडियन कल्चर में जस्टिस को फोकस किया जाता है और कैसे बीएनएस में फोकस किया जाता है। तो इंडियन कल्चर में अगर आप देखोगे तो जो न्याय है, इट्स नॉट जस्ट लीगल जस्टिस। हम लोग आज की टर्म्स में न्याय को क्या बोलते हैं या फिर जस्टिस को क्या बोलते हैं, कि लीगल जस्टिस, जिसको कोर्ट एडमिनिस्टर करता है वो लीगल जस्टिस होता है। हम ये इंडियन कल्चर में जो जस्टिस है आपका, वो केवल उसको लीगल जस्टिस आइडेंटिफाई नहीं किया गया, इट्स मच मोर देन दैट। जस्टिस वो हर चीज होती है जो कि मॉरली करेक्ट हो, सोशली एक्सेप्टेबल हो और साथ साथ जो कि इन हार्मनी हो विथ ट्रुथ। तो जस्टिस, जो न्याय जो होता है वो क्या होता है, मॉरली करेक्ट होना चाहिए। लीगली करेक्ट होने की बात नहीं है, मॉरली, लीगली का मतलब लॉ के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं, मॉरली मतलब नैतिकता के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और यहाँ पे जो जस्टिस है ये धर्म बेस्ड जस्टिस है, ये धर्म बेस्ड न्याय है, ठीक है, धर्म बेस्ड जस्टिस है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कल्चर के अंदर जो जस्टिस होता है वो धर्म बेस्ड जस्टिस है, धर्म बेस्ड न्याय की हम लोग बात करें तो मॉरली राइट होता है एनीथिंग। जो जस्टिस है इंडिया में, जो न्याय की परिभाषा दी गई है वो क्या है, वो लीगल जस्टिस नहीं है, इट इज समथिंग विच इज मॉरली राइट, सोशली एक्सेप्टेबल एंड इन हार्मोनी विथ ट्रुथ। सच का साथ होना चाहिए। जो भी जस्टिस है वो सच, इन हार्मनी विद ट्रुथ का मतलब है कि वो सच्चा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडियन स्क्रिप्चर्स में पढ़ोगे, महाभारत में जाओ आप, ठीक है, तो महाभारत में जो पांडव कौरव से लड़े थे कुरुक्षेत्र की वॉर में और जीते थे, वो धर्म के लिए लड़े थे, वो जस्टिस के लिए लड़े थे। और जस्टिस कौन सा था, धर्म बेस्ड जस्टिस, धार्मिक न्याय था। वो क्यों बोलते थे, मतलब कि धर्म इनके साथ है, न्याय इनके साथ है, इसलिए पांडव जीते हैं। क्योंकि वो किस चीज, जो पांडवों का राज था, जो पांडवों का क्लेम था फॉर जो राज्य के लिए, वो मॉरली राइट था क्योंकि उनके पिता किंग थे और मॉरली उनका हक था, ठीक है। दुर्योधन का जो क्लेम था, दुर्योधन का जो राइट था, वो मॉरल नहीं था। धृतराज को राजा इसलिए बनाया गया था फॉर अ टाइम बीइंग, क्योंकि पांडव जो थे वो बच्चे थे उस समय, जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी तब बच्चे थे। और धृतराज बड़े बड़े भाई थे, लेकिन उनको राजपाट इसलिए नहीं मिला था क्योंकि वो फिजिकली केपेबल नहीं था। उस समय राजा बनने के लिए फिजिकली केपेबल होना चाहिए, पूरा आपको फुल बॉडीड होना चाहिए, तो वो नहीं थे। ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है कई जगह चलता है। अगर आप मुस्लिम में देखोगे, मुस्लिम लॉ में देखोगे कि तो सुल्तान कौन बन सकता है, सुल्तान वही बन सकता है जो कि स्लेव ना हो, जो कि फ्री मैन हो और फुल बॉडीड हो। तो यही पुराने टाइम पे यही चलता था।
तो धृतराज शुरुआत में किंग नहीं बन पाए थे, लेकिन पांडु बने थे, और पांडु की जब डेथ हो जाती है, धृतराज को फॉर टाइम बिंग दिया गया था किंगडम, क्योंकि पांडव छोटे थे उस समय। तो पांडव जब बड़े हुए, उनको जो क्लेम उन्होंने किया अपना, वो मॉरली राइट था। सोशली जो पांडवों का जो राजपाट था, पांडवों का जो रीन था, या फिर पांडवों का जो मतलब जो क्लेम था, और युधिष्ठिर का जो क्लेम था फॉर किंग, वो मच बेटर था, सोशली एक्सेप्टेबल था देन दुर्योधन क्लेम, क्योंकि जनता जो थी वो पांडवों को ही देखना चाहती थी एज अ किंग, नॉट, और उनका जो क्लेम था इट वॉज इन हार्मनी विद ट्रुथ, सच के सच उनके साथ खड़ा था, तभी भगवान उनके साथ खड़े थे। ठीक है। तो जो इंडिया में क्या कहते हैं, जो धर्म की परिभाषा है, जो न्याय की परिभाषा है, सॉरी, वो हर वो चीज को न्याय से जोड़ा जाता है जो कि मॉरली करेक्ट हो, मॉरली राइट हो, सोशली एक्सेप्टेबल हो, और इट शुड बी इन हार्मनी विथ ट्रुथ, सच के साथ होना चाहिए, सच आपके साथ होना चाहिए, तभी जस्टिस या न्याय आपके साथ माना जाएगा। अगर सच आपके साथ नहीं है, अगर आप झूठे हो, ठीक है, तो आप, इसका मतलब न्याय आपके साथ नहीं है। इंडियन कल्चर इस चीज के ऊपर एम्फोसाइज करता है। गांधी जी भी क्या कहते हैं, जब इंडियन नेशनल मूवमेंट को लीड कर रहे थे, तो वो क्या बोलते थे कि सच हमारे साथ है। सच क्या था कि सच क्या था उस समय, सच ये था कि इंडिया को राइट है टू हैव अ फ्री नेशन ऑफ देयर ओन, कि इंडिया को राइट है कि वो फ्री नेशन के रूप में एग्जिस्ट कर सकें। सच अंग्रेजों के साथ नहीं था, क्योंकि उन्होंने अनजस्टली, अनफेयरली दे हैव ऑक्यूपाइड एन एलियन कंट्री, जो कंट्री उनकी नहीं थी, जो लैंड उनकी नहीं थी, जो पीपल उनकी नहीं था, उसके ऊपर उन्होंने जबरदस्ती कब्जा करके रखा था। तो सच उनके साथ नहीं था। ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं, सच, जिस चीज के साथ सच होता है, न्याय उसी चीज, हम लोग न्याय को उसी चीज से जोड़ते हैं। बीएनएस में भी जस्टिस को, जो इंडियन कल्चर का जस्टिस है, अंग्रेज कौन सा जस्टिस की परिभाषा लेके आए थे, लीगल जस्टिस, जिसको कोर्ट सही बोलता है। लीगल जस्टिस का मतलब क्या, अगर लॉ के अकॉर्डिंग आप सही हो, तो आप सही बोला जाएगा। आपको लॉ के अकॉर्डिंग आप गलत हो, तो मतलब आप इनजस्टिस कर रहे हो, तो वो लीगली करेक्ट नहीं है। इंडिया की जो इंडियन कल्चर, इंडियन इथोस के अकॉर्डिंग जो न्याय की परिभाषा है, वो केवल लीगली करेक्ट होने की जरूरत नहीं है। इट शुड बी मॉरली करेक्ट, इट शुड बी सोशली एक्सेप्टेबल, एंड इट शुड बी इन हार्मनी विद ट्रुथ। बीएनएस इस चीज को, भारतीय न्याय संहिता इस चीज को कैसे इम्फोसाइज करती है, क्योंकि एक चीज है, इफ जस्टिस जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस डिले हो रहा है, तो जस्टिस डिनाइड हो जाता है, मतलब जस्टिस मिलता नहीं उसको। तो इस चीज को, इस जो फॉली है, ये जो एनोमली है, इसको करेक्ट करने के लिए बीएनएस फोकस करता है ऑन स्पीडी ट्रायल्स, स्पीडी इन्वेस्टिगेशंस, और प्रोसीजरल डिलेस को कम करता है। प्रोसीजरल डिलेस जैसे आपका, आप प्रोसीजरल डिलेस का मतलब क्या है? जैसे आप कोर्ट क्या कहते हैं, कभी कभी जजेस क्या करते हैं, कोर्ट को एडजन कर दे देते हैं कि ये प्रोसीजर पूरा नहीं है, ये एविडेंस पूरा नहीं है, इसको एक्सेप्ट करने का तरीका नहीं, सही से फाइल नहीं किया गया, सही से अपनी बात नहीं रखी गई। ठीक है। तो इस तरह से क्या कहते हैं, गवाह नहीं आया, विटनेस नहीं आया कटघरे में, तो एडजन कर दिया गया। तो ये डिले, इस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो अपने डिले करते रहते हैं, अपने जो उनका केस चल रहा था उसको, ट्रायल को डिले करते रहते हैं, प्रोसीजरल डिले को यूज करते हैं, ताकि ट्रायल खिंचता रहे, लंबा खिंचता रहे, विटनेस हॉस्टाइल होते जाएं, जो सबूत हैं वो मिटते चले जाएं, और फाइनली जज उनके फेवर में को दे देगा। क्योंकि खासकर वो लोग जो कि इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जो कि वेल्दी होते हैं, वो क्रिमिनल्स की बात कर रहे हैं। तो प्रोसीजरल डिलेस को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए फोकस करता है। इट फोकस ऑन स्पीडी ट्रायल्स, रिड्यूस्ड प्रोसीजरल डिलेस, एंड डिजिटलाइजेशन, या फिर डिजिटाइजेशन, डिजिटाइजेशन के ऊपर भी फोकस करता है। डिजिटाइजेशन से क्या होगा, आप इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल एविडेंस को, उसको एडमिसिबल बनाया गया है आपके बीएनएस के अंदर, ताकि डिले ना हो सके, जो ट्रायल्स हैं वो डिले ना हो सके, तो जो जस्टिस है वो डिनाई ना किया जा सके, जस्ट सो दैट जस्टिस इज नॉट डिनाइड बाय डिले, ताकि जस्टिस को डिले करके डिनाई ना किया जा सके।
ये चीज जरूरी है। आप ये एक बात हो गई कि इंडियन कल्चर में जस्टिस किस चीज को बोलते हैं। दूसरी चीज, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल महाभारत, जिसकी हम लोग ने बात भी अभी की थी, महाभारत और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, ये भी यही बोलते हैं कि रूलर की, स्टेट की फर्स्ट ड्यूटी, प्राइम ड्यूटी, प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है? टू अपहोल्ड जस्टिस। ठीक है, जो स्टेट की ड्यूटी होती है, दैट इज स्टेट्स प्राइम ड्यूटी या फर्स्ट ड्यूटी या प्राइमरी ड्यूटी इज टू अपहोल्ड जस्टिस। न्याय को विदाउट फेयर, वो जस्टिस को होल्ड करे विदाउट फेयर और फेवर। ठीक है, इस तरह से पूरा। तो ये महाभारत भी बोलता है, अर्थशास्त्र भी बोलता है कि राजा की पहली ड्यूटी यही होती है कि वो जस्टिस को अपहोल्ड करे। अब वो जस्टिस सब तरह का हो सकता है, ठीक, मॉरल जस्टिस भी हो सकता है, सोशल जस्टिस भी हो सकता है, और लीगल जस्टिस भी हो सकता है। अगर दो लोग उसके पास न्याय के लिए आए हैं तो राजा का काम है कि वो न्याय को सही से एडमिनिस्टर करे और न्याय को अपहोल्ड करे। जो गलत है उसका साथ ना दे, जो सही है उसका साथ दे। तो इसमें केवल लीगल जस्टिस की बात नहीं कर रही हैं ये। आपने एक स्टोरी सुनी होगी बहुत पुरानी, कि एक इंडियन राजा के पास दो औरतें आती हैं। किस लिए? न्याय मांगने आती हैं एक बच्चे के ऊपर, कि दोनों का क्लेम होता है कि ये बच्चा मेरा है, वो बच्चा, उसी को दूसरी औरत भी क्लेम कर रही है, दोनों सेम बच्चे को क्लेम कर रही है, दोनों बोलती हैं ये मेरा बच्चा है, दोनों ये बोलती हैं मेरा बच्चा है। तो राजा को उस समय जस्टिस क्या करना था? राजा को जस्टिस करना था कि जिसका बच्चा है बच्चा उसी को सौंपा जाए, जिस माँ का बच्चा है बच्चा उसी को। तो राजा ने क्या कहते हैं, एज अ जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए उसने ये बोला कि बच्चे के दो टुकड़े कर दिए जाएं और एक एक टुकड़ा दोनों माओ को दे दिया जाए ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए। अब बच्चे के टुकड़े करने का, दो टुकड़े करने का मतलब क्या है? टू किल दैट बॉय, कि उस बच्चे को आपको मानना पड़ेगा। अब जो असली माँ थी, जो सच्ची माँ थी, वो तो ये अलाउ नहीं कर सकती। उसने सीधे बोला कि ठीक है बच्चा दूसरी को दे दिया जाए, लेकिन ये ऐसा जस्टिस मुझे नहीं चाहिए। दूसरी क्या कहते हैं, दूसरी के मुंह से क्या कहते हैं, उफ भी नहीं निकला। ठीक है, तो राजा समझ गया कि बच्चा किसका है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि जस्टिस को कैसे अपहोल्ड किया इंडियन कल्चर के अंदर। ठीक है, राजा कौन था, ठीक है, उसके बारे में को नहीं, लेकिन ये एक इंडियन स्क्रिप्चर्स में देखोगे, इंडियन हिस्टोरिकल बुक्स में देखोगे, तो ये एक इस तरह का केस मिलता है कि जस्टिस क्या कहते हैं, प्राइम राजा का, स्टेट का यही होता है कि जस्टिस को अपहोल्ड करना, न्याय देना। और न्याय किसको देना चाहिए? न्याय किसके साथ होना चाहिए? जो सच है। तो सच किसके पास था? जिसका बच्चा था। तो ये चीज क्या कहते हैं, और यही चीज ऐसी ही, इसी धर्म बेस्ड न्याय को हमारा बीएनएस भी फोकस करता है। स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं बीएनएस के अंदर टू प्रोटेक्ट वुमेन, चिल्ड्रन एंड वल्नरेबल सेक्शंस। स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं बच्चों को, वुमेन को और वल्नरेबल सेक्शंस को बचाने के लिए। ये भी क्या कहते हैं, जो एक इंडियन स्क्रिप्चर धर्मशास्त्र जो ये कहता है कि वीक को, जो वीक होता है उसको सेफगार्ड करना चाहिए, मतलब जो कमजोर होता है हमेशा उसका बचाव करना चाहिए। ये भी जस्टिस का, धर्म बेस्ड जस्टिस जो इंडिया में बोला गया उसका एक हिस्सा है, कि जस्टिस यही बोलता है टू प्रोटेक्ट द वीक, टू सेफगार्ड द वीक। तो इंडिया का जो इंडिया का जो बीएनएस है वो भी यही स्पेशल प्रोविजन उसमें रखे गए हैं वुमेन, बच्चों और वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, टू सेफगार्ड द वीक।
कि अगर आप बच्चों कोई क्राइम ऐसा है जो बच्चों के अगेंस्ट कर रहे हो, सेम क्राइम जो बच्चों के अगेंस्ट कर रहे हो, सेम क्राइम जो अडल्ट के अगेंस्ट कर रहे हो, तो जो बच्चों के खिलाफ आप क्राइम कर रहे हो उसकी सजा ज्यादा होगी, जो अडल्ट के खिलाफ कर रहे हो उसकी सजा कम होगी, जो वुमेन के खिलाफ कर रहे हो उसकी सजा ज्यादा होगी, जो नॉर्मली मेन के अगेंस्ट में कर रहे हो उसकी सजा कम होगी। वो इसीलिए क्योंकि बच्चों को, वल्नरेबल पीपल्स को, वल्नरेबल सेक्शंस को और बच्चों और को बचाने के लिए क्या कहते हैं स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं, ताकि जो इंडिया में जस्टिस है, जस्टिस एक इंडिया का जो मतलब जस्टिस, जो धर्म बेस्ड जस्टिस, न्याय जो न्याय है, जो न्याय की मेन जो एक हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग जो परिभाषा है वो ये भी कहती है कि जस्टिस, एक टाइप का जस्टिस ये भी होता है कि जो दीन है, जो असहाय है, जो वीक है, उसको प्रोटेक्ट करना भी जस्टिस है, उसको प्रोटेक्ट करना भी न्याय है। तो प्रोटेक्ट करना उनको भी धर्म है, तो इसके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस बने हैं हमारे यहाँ। तो ये कि कैसे जस्टिस को प्रमोट करता है इंडियन कल्चर, और कैसे पीएनएस भी उसी चीज को प्रमोट करता है। तो ये हम लोग ने यहाँ देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर, कैसे इंडियन कल्चर इक्वालिटी के ऊपर फोकस करता है और कैसे बीएनएस भी उसी चीज के ऊपर फोकस करता है। जो आपका इक्वालिटी है, इसको हम लोग इंडियन कल्चर में बोलते हैं सर्व समता भाव, सबको बराबर की नजर से देखना। तो ये इंडियन कल्चर में डिस्कस करेंगे और वही बीएनएस में डिस्कस करेंगे इक्वालिटी के। हम लोग क्या किस चीज का कॉन्सेप्ट है, हम लोग का कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम का। वसुधैव कुटुंबकम क्या है? होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। कुटुंब का मतलब होता है फैमिली। तो वासुदेव कुटुंबकम का जो मतलब लिटिल मीनिंग निकलता है वो ये है, द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, इस प्रिंसिपल को मानने वाले लोग हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है वसुदेव कुटुंबकम का, ये रीइंफोर्स करता है जो क्वालिटी के कॉन्सेप्ट को। वो ये बताता है कि जो लॉज हैं, ये बताता है कि जो लॉज हैं आपके, मीन्स या इट इम्प्लाइज, सही बोल रहेगा, implies that laws should be administered laws should be administered to all without any dis without any discrimination। तो हम लोग इक्वालिटी, इंडियन कल्चर इक्वालिटी को कैसे मानता है? वसुधैव कुटुंबकम की जो फीलिंग होती है उससे, जिसका मतलब जो ये इम्प्लाई करता है कि लॉ शुड बी अप्लाई टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन। तो वसुधैव कुटुंबकम की फीलिंग में बीएनएस भी क्या कहते हैं, इसी चीज को फॉलो करता है कि हमारे यहाँ जो ऑफेंसेस है, बीएनएस में जो ऑफेंसेस है वो डिफाइंड किए गए, डिफाइंड इन जेंडर न्यूट्रल एंड, ये बीएनएस की खास बात है कि उसमें जो आपके ऑफेंसेस हैं वो जेंडर न्यूट्रल और पर्सन न्यूट्रल वे में डिफाइंड किए गए हैं। मतलब कि जहां जहां पे एप्लीकेबल हो सके जेंडर न्यूट्रल टर्मिनोलॉजी को यूज किया गया है एज मच एज एप्लीकेबल, ताकि ये नहीं देखा जा रहा है कि विक्टिम जो है, जो क्रिमिनल है, जो मतलब अक्यूज्ड है,
वो कौन है, मेल है, फीमेल है, पर्सन है, किस टाइप का पर्सन है, किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड का है, किस रिलीजन का है। तो पर्सन न्यूट्रल टर्म में इसको डिफाइन किया गया है। और अल्टीमेटली बीएनएस जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 है, उसकी स्पिरिट, आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये जो स्पिरिट है ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको मजबूत करता है, स्ट्रेंथन करता है, और ये हुआ इक्वालिटी। तीसरा कॉन्सेप्ट कौन सा दिया गया है आपके इस क्वेश्चन के अंदर? वो दिया गया है इम्पार्शियलिटी। और इम्पार्शियलिटी का मतलब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में निष्पक्षता। निष्पक्षता, निष्पक्ष, इम्पार्शियलिटी का वैसे मतलब क्या होता है कि जैसे बोलते हैं कि यू शुड बी इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब है कि आप जो भी डिसीजन लोगे, जो भी एक्शन लोगे, वो ये नहीं देख के लोगे कि सामने वाला कौन है। आप विदाउट एनी, मतलब विदाउट एनी, आप सामने विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन लोगे डिसीजन। अगर आप जस्टिस को एडमिनिस्टर कर रहे हो तो ये नहीं देखोगे कि सामने वाला अमीर है, गरीब है, किस जगह से आया है, किसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इम्पार्शियल रहोगे हमेशा। जस्टिस यहाँ पे जो है, जस्टिस हमेशा इम्पार्शियल होता है। इसीलिए क्या कहते हैं, जो आपका पहले जो एक लीगल जो जस्टिस की लेडी थी, हालांकि वो आज चेंज हो गया, वो आंख उसकी बंदी थी, वो वही शो करता था कि जस्टिस जो है वो ब्लाइंड है। पर हालांकि वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत तो आज माना जाता है, लेकिन उसमें उसका एक मीनिंग ये भी था कि जस्टिस जो है वो इम्पार्शियल। तो यही बीएनएस की भी सोल है कि ये भी इम्पार्शियलिटी के ऊपर फोकस करता है, निष्पक्षता के ऊपर फोकस करता है। इंडियन कल्चर में भी क्या कहते हैं, इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंस है। महाभारत का एक पर्व है जिसका नाम है शांति पर्व, जो कि क्या बोलता है? शांति पर्व ये बोलता है कि अ जज शुड बी impartial, has a balance. A judge should be impartial to all creatures alike. Should be impartial to all creatures alike। मतलब कि जो जज है, जो जस्टिस दे रहा है, वो हर प्राणी के लिए इम्पार्शल, इम्पार्शलिटी की फीलिंग रखे, पार्शल ना हो। वो ये ना देखे कि सामने वाला कौन है, मेरा भाई है, भतीजा है। किंग को भी ये नहीं देखना चाहिए। किंग, ये महाभारत शांति पर ये भी बोलता है, किंग को भी जब पहले के टाइम पे जस्टिस कौन एडमिनिस्टर करता था, कौन नहीं आता था जज, कौन जज कौन होता था, किंग ही होता था ना। तो किंग को भी क्या कहते हैं, ये नहीं देख, जब किंग भी जस्टिस को एडमिनिस्टर करे तो वो अपने पर्सनल रिलेशंस को, अपने पर्सनल बायसेस को और अपने प्रिजुडिस को ना देखे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी यही बोलता है। ठीक। अर्थशास्त्र जो है वो यही बोलता है कि रूलर्स, जो किंग होता है, रूलर शुड अवॉइड बायस। बायस नहीं हो, बायस मतलब वही पार्शल, पार्शल ना हो, उसको बायसनेस अवॉइड करनी चाहिए। तो उसको बायसनेस फ्रॉम पर्सनल रिलेशन, अर्थशास्त्र जो है उस वो ये कहता है कि रूलर्स को बायसनेस अवॉइड करनी चाहिए फ्रॉम पर्सनल रिलेशंस। कोई बात नहीं, चलिए, कि उसको बायस नहीं होना चाहिए, उसको सामने ये कभी नहीं देखना चाहिए कि मेरे सामने कौन है। पर्सनल विषय मतलब अगर उसका बेटा भी आ जाए, उसकी बेटी भी आ जाए, उसका कोई पर्सनल कोई ब्लड रिलेटिव भी आ जाए, तो भी जस्टिस करने में क्या कहते हैं, उसको कभी भी निष्पक्षता नहीं छोड़नी चाहिए।
इम्पार्शलिटी नहीं छोड़नी चाहिए किसी भी हालत में। अगर जस्टिस ये नहीं देखता है कि ब्लड रिलेशंस नहीं देखता है ये, तो यही अर्थशास्त्र भी बोलता है कि रूलर शुड अवॉइड बायस फ्रॉम पर्सनल रिलेशन, जस्टिस शुड बी फ्री फ्रॉम एनी प्रेजुडिस। फ्री फ्रॉम प्रेजुडिस। अब यही सब क्या कहते हैं आपका बीएनएस भी बोलता है। बीएनएस कैसे बोलता है? बीएनएस कैसे बोलता है? बीएनएस भी क्या कहते हैं, बीएनएस के अंदर कई प्रोविजंस हैं जो कि अनबायस्ड और फेयर इन्वेस्टिगेशन को प्रमोट करते हैं, गारंटी करते हैं, जुडिशियल अनबायस्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को भी प्रमोट करते हैं। कैसे करते हैं? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में ट्रांसपेरेंसी को लेके आते हैं। कैसे? थ्रू ओपन थ्रू ओपन कोर्ट एसेस की, कोर्ट में कोई भी जा सकता है, कोई केस चल रहा हो, जब तक जज ना बोले तो ओपन कोर्ट एसेस होता है, ठीक है। कोई भी जाके कोर्ट में बैठ सकता है किसी भी केस को सुनने के लिए, सुनवाई को सुनने के लिए। पब्लिक अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो कि जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एफआईआर हो गई, चार्जशीट हो गई, या कोर्ट के जजमेंट हो गए, जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में जितने भी डॉक्यूमेंट बनते हैं, दे शुड बी मेड पब्लिकली अवेलेबल, ताकि पब्लिक उसकी स्क्रूटनी कर सके, देख सके क्या कहते हैं कि इनका कहीं पार्शियलिटी तो नहीं हुई है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर से किया है। अगर आप गए पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाने, तो आपकी एफआईआर लिखी जाएगी, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा एफआईआर का, ताकि जो पुलिस डिस्क्रिशन है वो कम से कम किया जाए। पुलिस ये ना बताए कि आपको ये कोई पुलिस स्टेशन में जाए, आप जाओ कोई क्राइम के लिए कि मेरे खिलाफ कोई क्राइम है, मेरी स्कूटर चोरी होगी, मेरी बाइक चोरी होगी, तो लिखना है। तो पुलिस क्या करती थी पहले? डिस्क्रिशन फॉलो करती थी कि अच्छा कोई बात नहीं, ढूंढ देंगे, एफआईआर मत की, क्योंकि एफआईआर लिख जाएगा तो उनका बर्डन हो जाता है उनके ऊपर। वो बिना एफआईआर के भी आपकी प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व करना चाहे, या कर देते हो, लेकिन एफआईआर नहीं लिखते, क्योंकि एफआईआर का मतलब है क्या? फिर वो लिखित में आ जाता है, फिर उनको जज को और क्या कहते हैं पूरा जो प्रोसीडिंग्स होती है उसमें सब दिखाना पड़ता है, तो वो चीज वो लिखित से बचते थे, एफआईआर से बचते थे। तो अगर आप झगड़ा वगैरह जब होता है ना, कभी कभी लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं किसी टाइप के, तो आप पुलिस क्या करती है? पुलिस एक मेडिएटर का काम करना शुरू करती है, आर्बिट्रेटर का काम करती है। पुलिस वाला आएगा, बैठाएगा दोनों पक्षों का, बोलेगा क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, सॉल्व करो ये, आपस में मिलजुल के सॉल्व करो। एफआईआर नहीं लिखेगा, एफआईआर लिखने से बचता है पुलिस। तो ये जो उनका डिस्क्रिशन है, ये खत्म हो गया है पीएनएस के अंदर, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। तो ये भी एक मेथड है जिससे इम्पार्शियलिटी बढ़ाई जा रही है जुडिशियल सिस्टम की इंडिया में। तो आपके अनबायस्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गई, प्रोविजंस है फॉर अनबायस्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड इन्वेस्टिगेशंस, ये बीएनएस के अंदर सब प्रोविजंस दिए गए हैं इस टाइप के। और बीएनएस जो है वो प्रोमोट करती है ट्रांसपेरेंसी को, ओपननेस को। ट्रांसपेरेंसी जो है वो ऑब्वियसली आपकी अपने आप ही इम्पार्शियलिटी बढ़ा देगी। अगर जज कोई बैठ के बंद कमरे में है, आप हो, विक्टिम है, दोनों साइड के लॉयर हैं, और वहां पे कोर्ट जजमेंट दे रहा है, तो वो पार्शियल हो सकता है। अगर पब्लिक बैठी है, या फिर पब्लिक का एसेस है, या मीडिया बैठी है, तो वो पार्शियलिटी नहीं दिखा सकता वहां पे। तो ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो हमेशा इम्पार्शियलिटी को प्रमोट करती है। तो बीएनएस ट्रांसपेरेंसी के थ्रू जो इम्पार्शियलिटी को प्रमोट कर रही है। बीएनएस कैसे प्रमोट कर रही है ट्रांसपेरेंसी को? थ्रू थ्रू ओपन कोर्ट एसेस। मैंने आपको बताया क्या होता है ये। कोई भी केस चल रहा है, आप जाके बैठ जाइए। एंड पब्लिक अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट होंगे किसी केस के अंदर, वो पब्लिक को अवेलेबल होंगे फॉर पब्लिक स्क्रूटनी। एफआईआर हो गई, चार्जशीट हो गई, जजेस के जो इंटरिम जजमेंट, फाइनल जजमेंट, ये सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है, जब तक जज खुद ना रोके किसी चीज को।
तब तक ये सब चीजें अवेलेबल कराई हैं बीएनएस ने, और ट्रांसपेरेंसी के थ्रू इम्पार्शियलिटी को बढ़ाने की कोशिश करी है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआरस, तो ये जो हम लोग ने पढ़ा अभी तक, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआरस, क्योंकि वो कैसे आपकी इम्पार्शियलिटी को बढ़ाएगी, क्योंकि वो पुलिस का डिस्क्रिप्शन रोक देगी। अगर आप पुलिस स्टेशन में गए हो एफआईआर लिखवाने, तो पुलिस लिखेगी आपकी एफआईआर, बीएनएस यही कहता है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये जो इंडियन कल्चर की या इंडियन इथोस की जो जस्टिस, इम्पार्शियलिटी और इक्वालिटी की जो वैल्यूज थी, जो कि रूटेड हैं आपके इंडियन कल्चर के अंदर, इन सारी वैल्यूज को बीएनएस भी प्रोवाइड, मतलब प्रमोट करता है। क्वेश्चन यही बोल रहा है, यही पूछ रहा है, उसका पहला स्टेटमेंट यही बोलता है, द सोल ऑफ द न्यू लॉ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, इज जस्टिस, इक्वालिटी एंड इम्पार्शियलिटी बेस्ड ऑन द इंडियन कल्चर एंड इथोस। तो क्वेश्चन डिस्कस यहां से शुरू हुआ है, डिस्कस इन द लाइट ऑफ मेजर शिफ्ट। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो दिया गया है, इसको आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा अपने उसमें। और यही मैंने बताया कि कैसे न्याय जो है, जस्टिस जो है, वो इंडियन कल्चर में कहाँ कहाँ दिखता है, बीएनएस कैसे उसको प्रमोट करता है। इम्पार्शियलिटी इंडियन कल्चर में कहाँ कहाँ दिखती है, बीएनएस उसको कैसे प्रमोट करती है। और आपका इक्वालिटी कैसे इंडियन कल्चर उसको प्रमोट करती है, कैसे बीएनएस उसको प्रमोट करता है, ये सारी चीजें क्या कहते हैं, हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब अगली चीज जो क्वेश्चन पूछता है वो कि डिस्कस इन द लाइट ऑफ अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम द डॉक्ट्रिन ऑफ पनिशमेंट टू द जस्टिस इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। मतलब बीएनएस जो है वो डॉक्ट्रिनल शिफ्ट, पैराडाइम शिफ्ट कर रहा है एक, ठीक है, जिस तरह से किसमें, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इट इज representing paradigm shift in the how justice is administered in India from IPC, Indian Penal Code, to भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। कि ये पहले कौन सा, आईपीसी किस कॉन्सेप्ट पे बनी थी, आईसी पनिशमेंट के कॉन्सेप्ट पे बनी थी। पनिशमेंट कैसा, रेट्रीब्यूशन, बदला लेने का, किसी ने गलत किया तो बदले में उसको इम्प्रिजन किया जा रहा है, बदले में उसको कैपिटल पनिशमेंट दी जा रही है, बदले में उसको फाइन लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बदले बदले की भावना होती थी उस टाइम पे। तो अभी क्या कहते हैं, जो बीएनएस क्या है, और बदले की भावना किस लिए होती थी, ये कौन लेके आया था, अंग्रेज लेके आए थे, ब्रिटिश लेके आए थे, ब्रिटिश 1860 का लॉ है आईपीसी। और उनका क्या मतलब था, वो पनिशमेंट, हार्श पनिशमेंट देते थे, रिट्रीब्यूशन करते थे, जिससे जो कि एज अ डिटरेंस की तरह, डिटरेंस का मतलब ऐसे रोकथाम की तरह, एक आदमी ने गलत किया उसको इतनी कड़ी सजा दे दो ताकि उसको देख के बाकी लोग डिटर हो जाएं, बाकी लोग उस क्राइम को करने के बारे में सोचे बिना ही उस क्राइम करने की हिम्मत ना दिखाएं। तो वो जो जस्टिस था वो रेट्रीब्यूटिव जस्टिस था, वो डेटरेंट बेस्ड जस्टिस था, ये जस्टिस नहीं था। वो उनका जस्टिस था, अंग्रेजों का जस्टिस था। हमारा जस्टिस कौन सा है, धर्म बेस्ड जस्टिस। हम लोग धर्म के आधार पे ही न्याय देते हैं और उसी को बीएनएस प्रमोट करता है। हमारा न्याय कैसा होना चाहिए, हमारा न्याय ऐसा होना चाहिए जो कि मॉरली एक्सेप्टेबल हो, सही गलत का सही से क्या कहते हैं चुनाव करे, सोशली एक्सेप्टेबल हो, सोसाइटी क्या कहते हैं उसको एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं है क्या कहते हैं मुर्गी चोरी की सजा आप मौत दे दो, अगर ये भी आप दे दोगे तो क्या कहते हैं ये क्या है, ये गलत टाइप का जस्टिस है। किसी ने चोरी किया, मुर्गी चोरी छोटी, मतलब ये एक सिंबॉलिक है, छोटी चोरी के लिए आप बड़ा पनिशमेंट नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं आपका सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो हमारा जस्टिस वो होने चाहिए जो मॉरली राइट हो, मॉरली करेक्ट हो और सोशली एक्सेप्टेबल हो। तो अगला पार्ट जब हम लिखेंगे इसमें, तो इस तरह से लिखेंगे कि आईपीसी जो था 1860 का आईपीसी, 1860 का आईपीसी का मेन एम क्या था, इट्स मेन एम वाज टू मेंटेन कॉलोनियल ऑर्डर। क्राइम ब्रिटिश भी कम करना चाहते थे आईपीसी से, लेकिन उनका जो मेन पर्पस था क्राइम कम करने का वो ये था ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सही से बना रहे, और लॉ ऑर्डर के केस में जो एक्सप्लॉइटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन वो लोग करना चाहते हैं इंडियन रिसोर्सेज का, वो सही से हो सके। तो उन्होंने क्या कहते हैं, वो उनका मेन पर्पस जो था लॉ एंड ऑर्डर लाने का, या फिर क्या कहते हैं कॉलोनियल क्राइम को कम करने का, वो ये था कि कॉलोनियल ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। कॉलोनियल ऑर्डर का मतलब, अगर वो लोग क्राइम को नहीं रोक पाएंगे तो लोग जो है वो
उनकी रूल को, कॉलोनियल रूल जो है, ब्रिटिश रूल जो है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, उसमें उनकी आस्था या उसमें उनका बिलीफ कम हो जाएगा। वो सोचेंगे कि कैसे रूलर्स हैं जो कि क्राइम ही नहीं कम कर पा रहे हैं। तो उनका मेन पर्पस क्राइम कम करना, जस्टिस देने के लिए नहीं था। वो लोग आईपीसी को इसलिए लेके आए थे ताकि क्राइम करके जो कॉलोनियल ऑर्डर है, ठीक है, जो कॉलोनियल स्टेट है, उसको स्टेबल बनाया जा सके। लोगों के मन में उसके लिए जो बिलीफ है कि अंग्रेज हाँ सही है, वो ऑर्डर दे सकते हैं हमारे स्टेट को, ताकि क्या कहते हैं, और वो ऑर्डर क्यों देना चाहते थे, वो लॉ एंड ऑर्डर किस लिए मेंटेन करने थे, वो सोसाइटी को अच्छा नहीं बनाना चाहते थे, वो सोसाइटी को जस्ट नहीं बनाना चाहते थे। उनका मेन पर्पस था कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, ताकि उनका जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन है ऑफ इंडियन रिसोर्सेज, इट कैन बी स्मूथ, वो स्मूथली अपना बिजनेस करते रहें। बिजनेस कैसे करते रहे, ब्रिटिश बैंक्स आते थे, वो आते थे, ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनीज आती थी, ब्रिटिश फॉरेन फर्म्स आते थे, रेलवे में क्या कहते हैं इन्वेस्ट करते थे, यहाँ के बैंक्स में इन्वेस्ट करते थे, यहाँ की इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते थे। तो अगर उनको यही टेंशन रहेगा कि हमारा पैसा डूब ना जाए, तो क्या कहते हैं वो कभी करेंगे नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद नहीं इन्वेस्ट करेगी। तो वो आईपीसी इसीलिए लेके आए थे, ताकि क्राइम कम हो सोसाइटी के अंदर, ताकि वो इंडियन रिसोर्सेज का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो सही से कर सके। उनका कभी भी सोशल जस्टिस स्टैब्लिश करना पर्पस नहीं था, उनका पर्पस कभी भी सोसाइटी के अंदर जस्टिस स्टैब्लिश या फिर जस्टिस बेस्ड सोसाइटी को देना नहीं था। इसीलिए सोशल जस्टिस के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। सोशल जस्टिस मतलब कैसे, उन्होंने कभी भी सोशल जस्टिस का मतलब क्या, जो वल्नरेबल सेक्शन थे, जो दलित थे, उनका जो अपलिफ्टमेंट करने के लिए कभी ट्राई नहीं किया, दिल से नहीं ट्राई किया। वो ट्राई जब उन्होंने किया तो वो इसलिए क्या करना चाहा, ताकि उसके बेसिस पे वो सोशल डिविजन्स को क्रिएट कर सके, ठीक है। तो वो सोशल डिविजन्स क्रिएट करना चाहते थे दलित का अपलिफ्टमेंट करके, ना कि दलितों के हित के लिए करना चाहते थे, ठीक है। दलित को इक्वालिटी के नजर से वो नहीं देखते थे। जहां तक उनको लगा, जहां तक वो सोसाइटी को रेजिस्ट नहीं कर पाए, मतलब जो अपर कास्ट वो थे, उनको रेजिस्ट नहीं कर पाए। जैसे उन्होंने पब्लिक स्कूल्स तो सबके लिए खोले, लेकिन पब्लिक स्कूल में दलितों का एडमिशन भी लिया, लेकिन उनको अलग बिठाया बाकी कास्ट से। तो वो सोशल जस्टिस नहीं दे रहे थे, वो सोसाइटी की जो हायर कास्ट थे, जो ऑर्थोडॉक्स क्लास था, उसके सामने झुक गए थे। और जब क्या कहते हैं, जो इंडिया का लोअर क्लास था, दलित क्लास था, वो थोड़ा सा राइज हुआ अंडर देयर ओन लीडर बी आर अम्बेडकर, तब उन्होंने सोशल डिविजन्स की पॉलिसी अपनाई। तो उनका जो जस्टिस था वो कॉलोनियल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए था। उनका जो क्या कहते हैं, और उनका मेन फोकस किसके ऊपर था, उनका मेन फोकस रेट्रीब्यूशन के ऊपर था एंड डिटरेंस के ऊपर था। वो डिटरेंस दिखाना चाहते थे कि इतना कठिन, ऐसा क्राइम कर दो, मतलब सॉरी, ऐसा क्राइम कर दो, ऐसा पनिशमेंट दे दो कि कोई क्राइम करने के बारे में सोचे ना। और उनकी नजर में हर वो चीज क्राइम थी जो कि उनके अगेंस्ट जाती थी। फॉर एग्जाम्पल सेडिशन, क्या बोलना गुनाह है, लेकिन उन्होंने बोलने को भी गुनाह मान लिया, सच बोलने को भी गुनाह मान लिया कि सेडिशन, जो स्टेट के अगेंस्ट बोलोगे वो सेडिशन है। और सेडिशन के लिए क्या कहते हैं, वो 6-6 साल के लिए अंडमान निकोबार कालापानी की सजा दे देते थे, ताकि दूसरा आदमी कोई स्टेट के खिलाफ बोले ना। तो ये उनका जस्टिस था, वो जो कि करेक्ट था। आईपीसी उसी को रिप्रेजेंट करता है। हम लोगों ने इंडिपेंडेंस का लॉ कंटिन्यू किया, तो उसका कारण ही मतलब यही है कि हम लोग कॉलोनियल मेंटालिटी को आज भी कैरी कर रहे हैं। तो हम लोग कॉलोनियल मेंटालिटी को हटाने के लिए पीएन की जो जंजीरें हैं उसको तोड़ के पीएनएस को लेके आए हैं, क्योंकि ये जस्टिस था, ये रिट्रीब्यूटिव एंड डेटरेंस बेस्ड जस्टिस था। इसको हम लोग, आईपीसी इसको रिप्रेजेंट करता था। फियर ऑफ पनिशमेंट टू प्रिवेंट क्राइम, क्राइम रोकने का तरीका उनका ये था। बीएनएस इसको रिप्रेजेंट नहीं करता, बीएनएस इसके अगेंस्ट में आता है। बीएनएस जो है वो इसके कंट्रास्ट में जस्टिस सेंट्रिक मॉडल को अपनाता है। और हमारे यहाँ जस्टिस सेंट्रिक मॉडल क्या है, केवल क्रिमिनल को पनिश करना नहीं है, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना भी है, ठीक है। सो क्रिमिनल के खिलाफ रेट्रीब्यूशन नहीं करना है, क्रिमिनल को मतलब बदला नहीं लेना है क्रिमिनल से। हम लोग क्रिमिनल जो होता है, गांधी जी क्या बोलते थे, हेट हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल, ठीक है। हेट द सिनर नॉट द, मतलब हेट द सिन नॉट द सिनर। तो मतलब यही है कि हमारा जो है, जो बीएनएस है, जो अब बीएनएस लाया गया है, वो
क्रिमिनल को रिस्टोरिव जस्टिस करना चाहता है, उसको रिस्टोर करना चाहता है। क्रिमिनल ने कुछ गलत किया, उसको सही करके उसको वापस सोसाइटी के अंदर रिस्टोर करो, रिहैबिलिटेट करो, ताकि वो जो क्राइम है, क्रिमिनल को बाहर नहीं निकाल फेंकना सोसाइटी से, उसको फाइनली अपना जो किए का जो उसने गुनाह किया उसको पश्चाताप करके या फिर उसका जो सजा भोग के वो वापस सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट हो सके। और हमारा जो बीएनएस मतलब जो बीएनएस है वो विक्टिम की डिग्निटी के ऊपर भी फोकस करता है। तो आईपीसी किस चीज को रिप्रेजेंट करता था? आईपीसी इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। बीएनएस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये एक जस्टिस सेंट्रिक अप्रोच है जो कि सोसाइटी के प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस करता है। ये नहीं चाहता कि ये तो चाहता है ये क्रिमिनल्स की नंबर ऑफ क्रिमिनल्स में कमी आए, पर ये भी चाहता है कि क्राइम में भी कमी आए ताकि सोसाइटी प्रोटेक्ट हो सके। विक्टिम सेंट्रिक है ये, स्टेट सेंट्रिक नहीं है। वहां पे क्या था? आईपीसी स्टेट सेंट्रिक था। कोई क्राइम करता था, क्या कहते हैं, तो विक्टिम का क्या हुआ उससे कोई लेना देना नहीं होता। स्टेट को स्टेट मानता था, चोरी हुई, डकैती हुई, रेप हुआ, मर्डर हुआ, तो वो स्टेट के खिलाफ क्राइम है। तो वो स्टेट सेंट्रिक अप्रोच थी वहां पे, स्टेट पनिशमेंट देता था। और विक्टिम के साथ क्या होता था? विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच नहीं था। ना विक्टिम का कोई रेस्टिट्यूशन होता था, ना विक्टिम को कोई कंपनसेशन मिलता था, ना रिलीफ मिलती थी चीज में। तो प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी को फोकस करता है बीएनएस, विक्टिम सेंट्रिक है ये, और क्रिमिनल्स को भी रिस्टोरेशन और रिहैबिलिटेशन के ऊपर फोकस करता है। इसीलिए जस्टिस, जो जस्टिस सेंट्रिक अप्रोच मैंने बोला, वो इसीलिए है। तो ये चीजें हैं जो बीएनएस के, तो यहां से ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है वो ये चीज है। ठीक है, आईपीसी किस चीज के ऊपर फोकस करता था और बीएनएस किस चीज के ऊपर फोकस करता है? वो सोसाइटी में जस्टिस नहीं लाना चाहता था, वो बस सोसाइटी में एक ऑर्डर मेंटेन करना चाहता था, एक कॉलोनियल ऑर्डर। ठीक है, ताकि लोग जो है ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ के मन में उनके ये कुछ द्वेष भावना ना, वो उसको माने कि हाँ भाई ये रूलर है तो ये क्राइम कम कर सकते हैं। अगर यही फीलिंग नहीं होगी तो क्या होएगा? फिर वो जब स्टेट को मानेंगे नहीं, ब्रिटिश लॉस को मानेंगे नहीं, तो क्या वो उसके उनके अगेंस्ट में जाएंगे और ये आपकी आजादी की भावना उत्पन्न होगी। तो ये सब नहीं होना चाहिए वो उनके नजर में। लेकिन वो जस्टिस नहीं लाना चाहते थे, बीएनएस जस्टिस लाना चाहता है सोसाइटी के अंदर। और ये कैसे लाना चाहता है? जो हमारा सेकंड पार्ट है कि डिस्कस इन द कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ पनिशमेंट से जस्टिस की तरफ जो शिफ्ट हुआ है वो कैसे होएगा, वो क्यों है। ठीक है, तो ये जो शिफ्ट हुआ है वो कुछ इस तरह से हुआ है। बीएनएस जो है वो रिप्रेजेंट करता है इस शिफ्ट को। बीएनएस रिप्रेजेंट द शिफ्ट इन फॉलोइंग वे। इन फॉलोइंग वे, विक्टिम कंपनसेशन एंड रिलीफ। यहां पे विक्टिम कंपनसेशन और विक्टिम रिलीफ की भी बात की गई है, जो कि आईपीसी में कहीं नहीं था। आईपीसी में क्राइम होता तो स्टेट पनिशमेंट देता था और कभी भी विक्टिम के बारे में, विक्टिम को कोई कंपनसेशन नहीं मिलता था। यहाँ पे विक्टिम को कंपनसेशन की बात किया जा रहा है, स्पीडी ट्रायल्स की बात की जा रही है, प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन की बात की जाती है, रिडक्शन इन प्रोसीजरल डिलेस की बात की जा रही है। पहले विक्टिम का रोल मिनिमम था। विक्टिम का काम क्या था? कोर्ट में आके गवाही देना कि हाँ मेरे खिलाफ ये इन्होंने ये क्राइम किया है। उसके आगे फिर स्टेट क्या कहते हैं, पनिशमेंट देता था उसको। विक्टिम को ना कोई कंपनसेशन, ना कोई रिलीफ, विक्टिम के राइट्स के बारे में कुछ चिंता नहीं, विक्टिम को सोसाइटी में कैसे इंटीग्रेट किया जाए इसके बारे में कुछ नहीं था। क्योंकि विक्टिम क्या है? विक्टिम एक प्रेजुडिस लेके जीता है ना। जैसे किसी लड़की के खिलाफ रेप हुआ तो वो सोसाइटी में वापस आसानी से इंटीग्रेट नहीं हो सकती, सोसाइटी उसके बारे में कुछ ना कुछ गलत प्रेजुडिस बना के रखेगा। तो वो चीज आईपीसी नहीं फोकस करता था, यहाँ पे फोकस की गई है कि विक्टिम को कैसे कंपनसेशन दिया जाए, विक्टिम को कैसे रिलीफ दी जा सके, विक्टिम को कैसे वापस सोसाइटी में इंटीग्रेशन किया जा सके। तो यहाँ पे टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है, ताकि
और जुडिशियल प्रोसीडिंग, ताकि जस्टिस जो है वो डिले ना हो सके, और जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। कम्युनिटी सर्विस की बात की गई है। कम्युनिटी सर्विस क्या, छोटे मोटे क्राइम के लिए इम्प्रिजनमेंट जरूरी नहीं है। ठीक है, कम्युनिटी सर्विस बोल दिया जाएगा, क्या कहते हैं, बूढ़ों की सेवा करो, बोल दिया जाएगा अनाथ बच्चों की सेवा करो, बोल दिया जाएगा सड़क पे झाड़ू लगाओ। ये कम्युनिटी सर्विस है, कम्युनिटी छोटे मोटे क्राइम्स के लिए, ताकि कम्युनिटी वाली फीलिंग डेवलप हो सके। ठीक है, करेक्टिव जो बिहेवियर, छोटे मोटे स्पीडिंग कर दी, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, आपने स्पीडिंग कर दी, अब उसके लिए क्या कहते हैं 1 साल जेल में थोड़ी ना बिताओगे, तो ये करेक्टिव मेजर, जाओ कम्युनिटी सर्विस करो, बूढ़े लोगों के बीच में काम करो। तो विक्टिम बेस्ड कंपनसेशन, रिलीफ टाइम और कम्युनिटी सर्विसेज की बात की गई है एज अ करेक्टिव मेजर, और साथ साथ टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन किया गया है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन क्या, इलेक्ट्रॉनिक और जो डिजिटल एविडेंस है उनको एडमिसिबल बनाया गया है, ताकि प्रोसीजरल डिलेस कम हो सके, स्पीडी ट्रायल्स हो सके, और साथ साथ एक्यूरेसी जो है जस्टिस की वो भी इंप्रूव की जा सके। एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एविडेंस। तो ये सारी चीजें बीएनएस ने फोकस करी है, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं कि जस्टिस पनिशमेंट से अब हम लोग जस्टिस वाली अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं। ये 4-5 चीजें आप लिख सकते हो कि इससे जस्टिस स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो पहले क्या था, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। रेट्रीब्यूटिव जस्टिस जो था, उससे हम लोग रिस्टोरिव रिस्टोरेटिव जस्टिस की तरफ बढ़ रहे हैं। रिस्टोरेटिव जस्टिस क्या, कि हील हार्म डन टू सोसाइटी एंड विक्टिम, कि सोसाइटी जो क्रिमिनल ने हार्म डन किया है उसको भी हील करो। विक्टिम को कंपनसेशन दो, विक्टिम को इंटीग्रेट करो, अक्यूज को अपनी सजा पकड़ने के बाद भी उसको रिस्टोर करो, सोसाइटी में रिहेबिलिटेट करो। ठीक है, स्टेट सेंट्रिक था ये आईपीसी, ये सारे आईपीसी हैं और ये बीएनएस है। स्टेट सेंट्रिक से विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच। विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच का क्या मतलब है, कि यहाँ पे विक्टिम्स को भी एक वॉइस दी जा रही है। विक- और फ्रॉम यूनिफॉर्म पेनल्टी, पहले क्या होती थी, यूनिफॉर्म पेनल्टी लगती थी, यूनिफॉर्म पनिशमेंट मिलती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, कंटेक्सचुअल प्रोपोर्शनैलिटी। कंटेक्सचुअल प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है कि पहले इंडिया के कहीं भी कोने में कोई भी हो, कैसा भी क्राइम करो सेम पेनल्टी, 10 साल की जगह सबको 10 साल की सजा। कंटेक्स्ट नहीं देखा जाता किस वजह से क्राइम किया गया, हो सकता है किसी और, जैसे किसी ने भूख की वजह से कुछ चुरा लिया तो उसको भी क्या कहते हैं, माना जाएगा, उसको यूनिफॉर्म, उसको भी 2 साल की सजा मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेक्स्ट नहीं देखा जाता था। कंटेक्स्ट किया कि जैसे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं, किस सोसाइटी से आया है, किस कल्चर से आया है, वो किस कारणों से किया गया है, क्या मोटिव है इस काम के पीछे। तो ये सारी चीजें आईपीसी से बीएनएस में चेंज होगी। अब हम लोग कंटेक्सचुअल प्रोपोर्शनैलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। कंटेक्सचुअल प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या, कि कंटेक्स्ट देख के सजा दी जाएगी भाई। हो सकता है क्या कहते हैं उसने किसी मजबूरी के कारण कोई क्राइम किया हो, तो उसको रिलेटिवली कम सजा दी जाएगी। कोल्ड, जैसे यहाँ पे क्या है, अब कई मर्डर जो होते हैं ना कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और कई होते हैं हॉट ब्लडेड होते हैं। हॉट ब्लडेड मतलब गुस्से में आके मार दिया किसी को, कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, खूब
जब एक प्लानिंग करी, फिर किसी का मर्डर किया, सारे सबूत मिटा दिए, ताकि जो आजकल आप देखते हो टीवी वगैरह में, सारे सबूत मिटा दिए गए, सब कुछ। जो अभी क्या कहते हैं, सब जो चल रहे थे राजा रघुवंशी केस, उसमें कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स थे वो। तो यहाँ पे क्या है, चाहे कोल्ड ब्लड करो, हॉट ब्लड करो, मर्डर तो मर्डर है, उसको जो सजा मिलनी है 15 साल की, वही मिलेगी। ठीक है, सरकमस्टांसेस नहीं दिखा देते, कंटेक्स्ट नहीं कहते, यहाँ पे कंटेक्स्ट देखे जाएंगे। ठीक है, एक रेंज दी जाएगी, 10 से 15, 15 से लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये किस कंटेक्स्ट में किया गया है, जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है उसको मैक्सिमम सजा दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो पूरे होशो हवास में किया गया है। हॉट ब्लडेड जो मर्डर है वो थोड़ा सा, उसको कम सजा दी जाएगी। तो कंटेक्चुअल प्रोपोर्शनैलिटी की थी, ये रिकॉग्नाइज करता है, इट रिकॉग्नाइजेस द सोशो कल्चरल, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड मोटिव्स बिहाइंड द क्राइम। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारा चेंज आईपीसी, ये क्या है, आपका पनिशमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ पनिशमेंट से डॉक्ट्रिन ऑफ जस्टिस की तरफ मूव किया है। अब यही हम लोग ने जितना पढ़ा, इसी को आंसर के फॉर्म में लिख डालते हैं। सॉरी, चलिए पहले इसको छोड़ दीजिए। इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे आप, कोई भी आंसर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे, सिंपल, आपको बीएनएस क्या है वही लिख दो। बीएनएस 2023 इज अ न्यू क्रिमिनल लॉ रिप्लेसिंग द इंडियन पिनल कोड 1860, एंड और जो क्वेश्चन में दिया गया वही को हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत रिपीट कर दें। एंड इट्स फाउंडेशन, इट्स वेरी सोल, डिजाइंड अराउंड द वैल्यूज ऑफ जस्टिस, impartiality एंड इक्वालिटी, which are rooted in the Indian cultural and civilizational values। ठीक है, तो सिंपल इंट्रोडक्शन कैसे रहेगा, बीएनएस 2023 is a new law, new criminal law replacing the IPC 1860। चाहो तो यहाँ पे लिख दो colonial era law which is designed around values of justice, equality and impartiality, rooted in Indian cultural values and civilizational ethos। और कैसे ये रूटेड है और कैसे बीएनएस इसको कर शो कर रहा है, वो जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था टेबल फॉर्मेट में। आपको एक एक वैल्यू पकड़नी है। न्याय क्या होता है इंडियन कल्चर में, ठीक है, और बीएनएस कैसे जैसे बीएनएस कैसे आपके जस्टिस पे फोकस करता है। इक्वालिटी क्या है इंडियन उसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ वसुदेव कुटुंबकम, और कैसे बीएनएस उसको रिप्रेजेंट करता है। इम्पार्शियलिटी क्या है इंडिया के उसमें, एग्जाम्पल्स भी आप जो मैंने बता रखे हैं वो एग्जाम्पल्स भी देने हैं आपको। ठीक है, महाभारत का शांति पर्व का, अर्थशास्त्र का, और बीएनएस उसको कैसे कैसे प्रमोट करता है, ये लिख के आपको फाइनली ये बताना है कि आईपीसी जो है वो रिट्रीब्यूटिव जस्टिस और डिटरेंस के ऊपर फोकस करता है, जिसका काम क्या होता है कि पनिशमेंट के डर से क्या कहते हैं क्राइम को रोकना। और ये इसलिए करता था ताकि कॉलोनियल ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, ताकि जो कॉलोनियल स्टेट के अंदर लोगों की आस्था है वो बढ़ाई जा सके। लेकिन बीएनएस का जस्टिस सेंट्रिक अप्रोच है, ये सोसाइटी के प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस करता है, विक्टिम सेंट्रिक है, और रिस्टोरेशन ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स करता है ये। तो ऐसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लाइन में ही लिख सकते हो। अब कैसे करता है बीएनएस ये सब, विक्टिम कंपनसेशन रिलीफ देता है, और ये 4-5 जो तरीके हैं इसमें इस तरह से करता है ये आपका। फाइनली आपको
आईपीसी से बीएनएस में जब हम लोग जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या ये ऑप्शनल है, ये हो सकता है आपके आंसर में इतना ना अटे, ठीक है। अगर अटा पा रहे हो तो ठीक है, नहीं अटा पा रहे हो, 2 ही पन्ना है तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आप नहीं हटा पाओगे इसको, तो नहीं हटा पा रहे हो तो छोड़ दो, चाहो तो क्या कहते हैं एक लाइन के फॉर्म में लिख दो कि कैसे आई फ्रॉम आईपीसी टुवर्ड्स बीएनएस we move from retributive justice to restorative justice, from state centric approach to victim centric approach, and from uniform penalty to contextual proportionality. इतना आपने लिख दिया। अगर लाइन के फॉर्म में लिख रहे हो तो ये जो डायग्राम बनाना पड़ रहा है ऐसे ऐसे करके, हो सकता है यहाँ पे डायग्राम का काम क्या होता है, प्रेजेंटेशन बढ़िया, आपके आंसर को बढ़िया बनाना, लेकिन यहाँ पे डायग्राम आपकी पन्ना ले लेगा। 3 पन्ने का क्वेश्चन होता तो मैं सीधे बोलता क्या कहते हैं कि इसको बनाओ, लेकिन 2 पन्ने का क्वेश्चन है, 2 पन्ने में जगह नहीं होती है बनाने के लिए, मतलब इतना नहीं बना पाओगे क्योंकि आपको आपने वहां पे इम्पार्शियलिटी इक्वालिटी और जस्टिस वाली टेबल ऑलरेडी बना के रखी है पहले पेज पे, तो हो सकता है ये ना बन पाए आपसे, तो एक लाइन के फॉर्म में लिख दो, अगर बन जाए तो वेरी गुड। और फाइनली आपको अपना कंक्लूजन लिखना है। तो इंट्रो यहाँ पे लिया है, कंक्लूजन में आपका एक मॉडल कंक्लूजन क्या होगा उसको लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। बाकी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगता हो वो भी लिख सकते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कंक्लूजन में, बीएनएस रिप्रेजेंट अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम हाउ सीवियरली वी कैन वी पनिश, ये आईपीसी के अप्रोच से कितना सीवियरली हम लोग पनिश कर सकते हैं, टू हाउ फेयरली कैन वी डिलीवर जस्टिस, हाउ फेयरली कैन वी डिलीवर जस्टिस, ये आपकी बीएनएस की अप्रोच है, जिसकी वजह से क्या हुआ, वी मेक वी विच मेक्स आर न्यू क्रिमिनल लॉ मोर ह्यूमेन, मोर विक्टिम ओरिएंटेड एंड अलाइन विद द मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज। हालांकि दो देयर वुड बी सम चैलेंजेस इन ट्रांजिशन, कुछ चैलेंजेस रहेंगे ट्रांजिशन में, चाहो तो उसको लिखो चाहो तो ना लिखो। तो कंक्लूजन आप लिख सकते हो कि बीएनएस represents a paradigm shift from how severely we punish to how fairly we deliver justice, making the new law more humane, victim centric, and aligned to modern democratic वैल्यूज। आपकी जस्टिस, इम्पार्शियलिटी और इक्वालिटी जो है वो केवल इंडियन कल्चर की वैल्यूज नहीं, वो मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी हैं। तो इतना कंक्लूजन लिख दो। हालांकि एक लाइन अगर लिखना चाहो, टाइम हो, आस्था हो दिल में, तो और लिख दो कि देयर वुड बी सम चैलेंजेस इन इट्स ट्रांजिशंस सच एज institutional readiness, infrastructure for digital integration, and cultural shift in enforcement agencies which are used to punitive justice, जो कि punitive approach से यूज है। लेकिन चाहो तो अदरवाइज आंसर बहुत लंबा हो जाएगा आपका, ठीक है, आपको बाकी आंसर भी लिखने रहते हैं। तो जो हमने अब डिस्कस किया उसको आंसर के फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन लिख देना है जो मैंने बताया है, या फिर उसके अलावा कोई और आपको सूटेबल लगता हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको टेबल बना के, इसी पेज में टेबल बना के जस्टिस, कैसे जस्टिस जो है वो बीएनएस भी शो करता है और इंडियन कल्चर भी शो करता है, इक्वालिटी और इम्पार्शियलिटी, कैसे यहाँ पे इंडियन कल्चर और कैसे आपका बीएनएस होता है। फिर फाइनली आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे जो हम लोगों ने वहां पे लिखा था आईपीसी जो है वो क्या है, वो डेटरेंस बेस्ड अप्रोच है, प्यूनिटिव अप्रोच है, रेट्रिब्यूटिव अप्रोच है।
जबकि बीएनएस जो है इट इज अ जस्टिस सेंट्रिक अप्रोच। जस्टिस सेंट्रिक अप्रोच कैसे है? चार पांच चीजें हम लोग ने जो लिखी थी कि जस्टिस कम्युनिटी विक्टिम कंपनसेशन एंड राइट्स, ठीक है, कम्युनिटी सर्विसेज, मेंटेनिंग टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स टू प्रिवेंट डिले इन जस्टिस, और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। एक एक लाइन सबके बारे में लिख के, और अगर जगह बचे तो जो मैंने आपको बताया है वो डायग्राम वो लिख बना सकते हो, नहीं तो एक लाइन के फॉर्म में ले सकते हो। 10 बीएनएस रिप्रेजेंट, इनफैक्ट अगर आपके पास जगह स्पेस नहीं है तो जो लाइन मैं बताने जा रहा जो यहाँ पे हमने बताई थी उससे आप अपना आंसर भी कंक्लूड कर सकते हो। 10 शिफ्ट फ्रॉम आईपीसी टू बीएनएस रिप्रेजेंट द शिफ्ट, रिप्रेजेंट द शिफ्ट, मतलब इस तरह से आप इट रिप्रेजेंट द, it represents the shift from retributive justice to restorative justice, from state-centric approach to uh, from state-centric approach to victim-centric approach, or from uniform penalty to contextual proportionality। ये लिख सकते हो, इससे अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हो। अगर नहीं कर रहे हो इससे अपना आंसर, तो जो एक दूसरा कंक्लूजन मैंने आपको बताया है, ठीक है, उससे भी क्या कहते हैं कर सकते हो, और इसको कहीं पे एक लाइन के रूप में लिख सकते हो। तो इस तरह से आप अपना पूरा आंसर लिख सकते हो, और ये आप आंसर एक मॉडल आंसर है, ठीक है, इसका 30% भी लिख दोगे आप तो मोर देन 50% मार्क्स मिलेंगे आपको। तो चलिए, ये हमारा आंसर राइटिंग सेशन जो है आज का खत्म हुआ। ठीक है, हम लोग ने एथिक्स 2024 के पेपर का एक क्वेश्चन डिस्कस किया, एक आंसर डिस्कस किया। अब इसी को हम लोग नेक्स्ट जो जब मिलेंगे तो एथिक्स का पेपर 24 में अभी भी 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, उनको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए क्वेश्चन के साथ।